बताओ, पूछते जाओ जो डाउट्स हैं। सर ये क्वेश्चन आप आगे पढ़ लो। अच्छा, क्वेश्चन ही मेरे को पढ़ना पड़ेगा? तुम्हारा क्वेश्चन पढ़ने में डाउट है या आंसर में डाउट है? सर मुझे दोनों में डाउट है। मैं तो क्वेश्चन बोल रहा हूँ। बोलो बोलो, सुन रहा हूँ। कहाँ बोल रहे हो? हाँ याद है। तो स्कूल में पढ़ा था, एक बच्चे ने हाँ सर, वो बेल्ट टोन करती है इंटरवल पे 2, 4, 6, 8, 10, 12। हाँ, तो आपने अरे आगे पहले क्वेश्चन तो बोलने दो उसे यशवीर। हाँ जी। उसके बाद वो बता जो 30 आवर्स बाद वो कब टोल करेगी है 30 आवर बाद कब टोल करेगी? मतलब मज़ा ही नहीं आया क्वेश्चन में तो। भाई क्या हो गया? ये तो मेरी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन जा रही है बाहर। इनके अपडेट क्यों नहीं होता है? कहाँ तक कर लिया हमने? ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी कर लिया था ना हमने। रिडॉक्स के बाद बनाना। ये भी हो गया था, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक, ऑक्सीडेशन। रेडॉक्स कल हमने पढ़ लिया था, राइट? किसी को रेडॉक्स में, रिड्यूसिंग एजेंट में, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कोई डाउट है तो बताओ। क्लियर है सबको? ठीक है। अब है ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। पहले बताओ कल सोशल की क्लास कैसी रही? ऑनेस्ट ओपिनियन देना। ये ऑनेस्ट है? शक्ल तो नहीं बता रही। ठीक ठीक, सही, अच्छी रही। आज कौन कौन अटेंड करने आ रहा है? चलो अच्छी रही, मतलब इतने सारे बच्चों के हाथ खड़े हैं तो अच्छी है क्लास। पता है टीचर के लिए भी ना फर्स्ट डे उतना इजी नहीं रहता है। मतलब बीइंग अ टीचर मैं जानता हूँ, आप जितने मर्जी एक्सपीरियंस्ड हो, आपने जहाँ मर्जी पढ़ा रखा हो, व्हेन यू गो टू द फर्स्ट टाइम एनीवेयर तो बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। जब बच्चे सामने बैठे हो ना तो पैर काँप रहे होते हैं। चलो नाउ मूविंग फर्दर व्हेन वी आर, हाँ प्लीज़ 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 ला मुझे पढ़ देना। यस दे दो। सेकंड वाला क्वेश्चन है सर। क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। अच्छा, अगर वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस हो रही है तो वो टॉपिक खोल ही लेते हैं, अगर हमारे पास पीडीएफ खुला ही हुआ है तो, है ना? इतना सारा पढ़ा दिया मैंने तुम्हें, कैसे याद करोगे टेस्ट के लिए? मुश्किल हो जाएगा ना। नहीं, टेस्ट होगा। खुशखबरी तो यही है, टेस्ट होगा। चलो पढ़ो। इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाई इज द वॉल्यूम ऑफ वन गैस कलेक्टेड ओवर वन इलेक्ट्रोड इज डबल ऑफ द गैस कलेक्टेड ओवर द अदर इलेक्ट्रोड। कि जब वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो एक इलेक्ट्रोड पे जो गैस ऑब्टेन होती है वो दूसरे इलेक्ट्रोड की डबल होती है। क्यों? तो ये हमने यहाँ लिखा तो है कि इट इज़ क्लियर दैट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर ट्वाइस दैट ऑफ द, कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज ट्वाइस दैट ऑफ द ऑक्सीजन। यहाँ तक कर दोगे, हो गया आंसर। ये देखो कब कब आया क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2011 में भी आया, सीबीएसई 2015 में भी आया। तो मैंने जब ये पढ़ाया भी था ना तो मैंने बड़ा जोर डाला था कि ये नोट ना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब समझ में आ रहा है क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते हैं। और कोई भी डाउट है? बस
ऑलराइट, सो इन द, अरे बस बोलो बोलो। नहीं है, नहीं नहीं, डाउट है तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। याद कर रहा हूँ क्वेश्चन था ना, वो थोड़ा इसको ऐसे मेरा 2-3 थी, मैं ऐसा हुआ कि पता ना 30 आवर बार वो एक साथ कब दोबारा कर 30 आवर बाद एक साथ कब, ये क्या बात हुई? कोई बात नहीं, आप एक बार कल क्वेश्चन लिख के ले आना। पहले बता रहे हो 30 आवर बाद, फिर बता रहे हो एक साथ कब। सर ये जो स्टेट्स हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्रेसिपिटेट, ये सारी मेंशन करनी सभी रिएक्शन में मेंशन करना नेसेसरी नहीं है, तो ये क्यों कर? क्योंकि कभी दे विल आस्क कि भाई ऑल्सो मेंशन द स्टेट्स, तो हाउ विल यू कम टू नो कि स्टेट लिखनी है नहीं लिखनी है, कैसे लिखनी है, कौन कौन सी होती है। तो आपको पहले बता दिया गया है कि ये स्टेट होती है, इफ दे आस्क तो आपको लिखना पड़ेगा। सर पेपर में सभी रिएक्शन में लिखते हैं एक तो? देखो सभी पेपर में तो सभी रिएक्शन लिखनी नहीं है, पेपर में 100 रिएक्शन थोड़ी ना लिखनी आएगी, मुश्किल से 5 से 6 रिएक्शंस लिखनी होंगी, उसमें लिख देना, अगर पता होगी तो, नहीं लिख पता होगी तो मत लिखना। 45 कौन कह रहा है? फिर आपने तो 100-150 अभी 20 तो तुमने उसमें बैलेंसिंग में ही पढ़ लिया रिएक्शंस, उससे पहले भी पढ़ी, उसके बाद भी पढ़ रहे हो, हर जगह तो रिएक्शन पढ़ रहे हो, बोल रहे हो 45, ऐसे कैसे हो सकता है? रिएक्शन नहीं नहीं, ज़्यादा होंगी। चलिए, लास्ट क्लास में हमने ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ा, एंड वी डिस्कस्ड अबाउट ऑक्सीडेशन, दैट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। कि अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो दैट विल बी नोन एज ऑक्सीडेशन। अब क्या इस ऑक्सीडेशन का मेरे रियल लाइफ में कोई इम्पैक्ट पड़ता है? तो मैंने कहा येस, देर आर 2 सर्टेन फिनोमिनास दैट आर रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन। फर्स्ट फिनोमिना, द फर्स्ट फिनोमिना दैट इज रिलेटेड टू ऑक्सीडेशन is corrosion. Now the second phenomena that we'll be discussing is rancidity. Guys, when we talk about corrosion, so corrosion है क्या? Corrosion means formation of any layer over anything. मान लो कि when we talk about this surface, तो इसके ऊपर एक लेयर बनेगा, ठीक है, एक लेयर बन जाएगा जब इन्वायरमेंट में एक्सपोज रहेगा। याद है मैग्नीशियम रिबन के बारे में हमने डिस्कस किया था कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज एक्सपोज इन द इन्वायरमेंट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसके ऊपर एक लेयर बन रहा था। कौन सा लेयर बन रहा था? ऑक्साइड, ठीक है। तो दैट इज कोरोजन। किसी भी चीज़ के ऊपर एक लेयर का बनना, मान लो ये कोई सब्सटेंस है और इसके ऊपर किसी भी तरीके की लेयर का बनना क्या कहलाता है? कोरोजन। ऐसे करके कोई यहाँ पर एक लेयर बन जाए, एक लेयर आ जाए इसके ऊपर, दैट विल बी नोन एज कोरोजन, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं, एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं, कोरोजन की डेफिनेशन क्या कह रहे हैं। अच्छा, ये लेयर जनरली किस किस चीज़ की हो सकती है? ये ऑक्साइड की हो सकती है, ये सल्फाइड की हो सकती है, कुछ केसेस में नाइट्राइड की भी हो सकती है, ठीक है। तो देयर आर डिफरेंट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़। कभी कभी कार्बोनेट की लेयर हो जाएगी। तो देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज्ड इन द एनवायरनमेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम, यानी कब जब भी एक मेटल एनवायरनमेंट में लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज रहेगा, लॉन्ग टाइम के लिए एक्सपोज रहेगा, तो उसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी। पढ़ो दोबारा क्या लिखा है। व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम दे लूज देयर मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर मतलब जो उनमें शाइन है, जो उनमें शाइन है। दे लूज देयर मेटालिक लस्टर एंड बिकम डल। और क्या हो जाते हैं? डल हो जाते हैं। जनरली इट हैपेंस, हम जब मार्केट से कोई चीज परचेज करके आते हैं, इट इज वेरी वेरी शाइनी, लेकिन थोड़े समय बाद क्या होता है? उसका शाइन कम होता जाता है, ठीक है। तो क्यों हो रहा है? ड्यू टू कोरोजन। लेकिन दिस हैपेंस, ऐसा क्यों हो रहा है? दिस हैपेंस ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड और सल्फाइड लेयर डिपॉजिटेड ऑन द metal. It is observed that whenever a metal is exposed to the environment for a long period of time, it will surely develop a layer of oxide or any other material over it. उस लेयर के बनने की वजह से उसका जो मेटालिक लस्टर है वो कम हो जाएगा और क्या हो जाएगा? डल हो जाएगा। That phenomena is known as corrosion. उस phenomena को क्या कहा जाता है? corrosion. हमारे साथ सभी मटेरियल में होता है। जब हम कोई नई बाइक खरीद के लाते हैं, कार खरीद के लाते हैं, नई साइकिल खरीद के ला रहे हैं, कोई भी चीज नई खरीद के ला रहे हैं, वॉच खरीद के ला रहे हैं, तो शुरू में इट इज वेरी वेरी शाइनी, बट एज सून एज द टाइम पास इट्स लस्टर, इसका जो वो है अपीयरेंस है, इट बिकम्स डल। फर्दर देयर इज अ नोट। ये नोट क्या कह रहा है? कह रहा है द कलर ऑफ कोरोजन ऑफ आयरन इज रेडिश ब्राउन। अच्छा, आयरन के बारे में ना यहाँ पे बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा।
अब नाउ सर व्हाट इज द रीजन कि आयरन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है? कुछ तो वजह होना चाहिए ना, कुछ तो वजह होना चाहिए कि आयरन को इतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। द रीजन इज हम हमारे आसपास जितने भी मटेरियल देखते हैं सबसे ज्यादा कोरोजन हमें आयरन में देखने को मिलता है। हमारे घर में आयरन की अलमीरा है, उसमें रस्टिंग हो रखी है, यस। कूलर है, रस्टिंग हो रखी है, यस। मेटेलिक डोर्स है, क्या रस्टिंग हो रखी है? यस। तो जो आयरन है उसमें रस्टिंग एक बहुत कॉमन फिनोमेना हमें आसपास देखने को मिलता है। तो आयरन की रस्टिंग पे, आयरन के कोरोजन पर, कोरोजन वर्ड में यूज करना चाह रहा था उस समय, आयरन के कोरोजन पर बहुत ज्यादा हमें आयरन पे कोरोजन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, इसलिए आयरन के बारे में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। कहाँ करेंगे? इस टॉपिक में। अभी हम इस नोट पर वापस आएंगे। जो ये नोट हम पढ़ रहे हैं ये यहाँ पे ना मोस्ट इंपोर्टेंट नोट है, अभी मैं बताऊंगा क्यों ये नोट पढ़ेंगे, बट पहले ना एक बार रस्टिंग के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने क्या कहा? हमने कहा था कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। जब किसके ऊपर कोरोजन हो रहा हो? आयरन के ऊपर, तो उसको एक स्पेशल नाम दे दिया जाता है रस्टिंग। तो रस्टिंग भी क्या है? रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोजन। रस्टिंग भी क्या है? कोरोजन का टाइप है, लेकिन वो कोरोजन किसके ऊपर हो रहा है? आयरन के ऊपर। अलग से क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि बहुत कॉमन है, हमें देखने को मिलता है, तो इसलिए सेपरेटली पढ़ा दिया गया हमें। ठीक है, कह रहा है इट्स फॉर्मूला इज Fe2O3.XH2। सर Fe2O3 तो हमें समझ में आ गया, हमें ये H2O भी समझ में आ गया। मैं कह रहा हूं मैं X भी समझा दूंगा आपको। डॉट का मतलब क्या होता है? डॉट जो ये वर्ड है, दिस इज यूज फॉर वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वैसे दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, एक टॉपिक आएगा वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का, आप वहां पर पढ़ेंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ कि ये डॉट का मतलब होता क्या है। व्हेन वी टॉक अबाउट शुगर, शुगर सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है? ड्राई होती है, वेट होती है? ड्राई। क्या वाटर है उसके अंदर? नहीं। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने कंटेनर में शुगर लिया और उसे बर्नर के ऊपर रख दिया हीट अप होने के लिए, तो थोड़े देर बाद तो लिक्विड आ जाए, लिक्विड हो जाएगा। वो लिक्विड कहाँ से आया बताओ? द रीजन इज वो एक क्रिस्टल है और क्रिस्टल्स के अंदर कुछ फिक्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वो वाटर मॉलिक्यूल्स उसे वेट नहीं कर रहे, उसे गीला नहीं कर रहे, वो वाटर मॉलिक्यूल्स आर हेल्पिंग देम टू मेंटेन द शेप ऑफ क्रिस्टल। ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जाता है? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अभी बिल्कुल माइनर से याद रखो, चैप्टर नंबर 2 में पूरा डीप टॉपिक है, वहां पर ज्यादा डिस्कशन करेंगे। तो क्योंकि ऑब्वियसली बात है, क्या रस्टिंग जंग बिना पानी के लगता है? नहीं, पानी की जरूरत है। ये कोरोजन का फॉर्मूला है। एक्स मतलब यहाँ पर कितने भी नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। हो सकता है 2 वाटर के मॉलिक्यूल, हो सकता है 7 हो सकता है 10 हो सकता है 15 हो, जनरली 7 यूज किया जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आयरन पे जब कोरोजन होता है इट इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XH2O। अब आओ इस नोट पे, देखिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान से समझेंगे इस नोट में क्या बोल रहा है वो। क्या रहा है? द कलर ऑफ कोरोजन ऑन आयरन इज रेडिश ब्राउन। जब आयरन पे कोरोजन होता है उसका जो कलर होता है रेडिश ब्राउन। हम उस कोरोजन को क्या बोलते हैं? रस्टिंग। जंग देखा है सबने, जंग लगा होता है, क्या कलर होता है? रेडिश ब्राउन ही तो होता है। इसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.7H2O। याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है इस नोट में से 3 नंबर का क्वेश्चन बन जाए सीधा, ये तीनों एलिमेंट के बारे में पूछ ले, ये 3 पूछेगा। सेकंड क्या है? ऑन कॉपर कोरोजन का कलर क्या होता है? ग्रीन। मैं कहूँ एक काम करूँ, पहले तो ये याद रखो, कॉपर पे कोरोजन का कलर क्या होता है? ग्रीन। अगर इतना नहीं याद रखना चाहते, सिर्फ इतना याद रख लो, जैसे उसका फॉर्मूला है, आयरन वाले कोरोजन का फॉर्मूला है Fe2O3.7H2O। इसका क्या फॉर्मूला है? CuCO3.CuOH का ट्वाइस। और कम करना चाहो तो सिर्फ CuCO3 याद कर लो, वैसे पूरा कर लोगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं बात करूं सिल्वर की, तो सिल्वर पे कौन से कलर का कोरोजन होता है? ब्लैक। और क्या फॉर्मूला होता है? Ag2S। ये 3 एलिमेंट्स आपको यहाँ पर गिवन है, ये 3 ही एलिमेंट्स आपको याद रखना, और तीनों ही एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पहला कौन सा है? कॉपर। कॉपर नहीं, पहला कौन सा है? आयरन। आयरन पे कौन सा कलर कोरोजन होता है? रेडिश ब्राउन। क्या फॉर्मूला होता है? Fe2O3.7H2O। व्हेन वी टॉक अबाउट कॉपर, कॉपर पे ग्रीन कलर का कोरोजन होता है, फॉर्मूला क्या है? CuCO3.CuOH का ट्वाइस। ठीक है, ग्रीन कलर हो जाता है। और सिल्वर पे कौन? सिल्वर ब्लैक कलर होता है इसमें, और फॉर्मूला क्या है? Ag2S, सिल्वर सल्फाइड। एनी डाउट टिल हियर? ठीक है, अभी खत्म नहीं हुआ, अभी कह रहा है कि कोरोजन के लिए ना कोई 2 नेसेसरी कंडीशन बताओ, कि सर ये कंडीशंस होगी ना तभी कोरोजन होगा, अदरवाइज कोरोजन
नहीं होगा। तो मैंने कहा देख लो ना, पहला है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगी तब तक कोरोजन नहीं होगा। ऑक्सीजन तो हर जगह है हमारी सराउंडिंग में, हम अब बात करें कूलर, अलमीरा, हर सब गेट, सबको ऑक्सीजन मिल रहा है। सेकेंड है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है। मुझे बताओ, जब तक नमी नहीं होती, पानी नहीं होता, बोलते हैं भाई आप ना अलमीरा पे ना पानी नहीं डालो, जब घर में सफाई कर रहे हो तो वाटर अवॉइड करो। क्यों? क्योंकि ज्यादा पानी में रहेगा तो जंग ज्यादा लगेगा, रस्टिंग ज्यादा होगा, कोरोजन ज्यादा होगा। तो दीज टू कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर कोरोजन। अगर ये दोनों कंडीशन है तभी कोरोजन होगा, अदरवाइज कोरोजन नहीं होगा। अच्छा, वो पूछ ले कंडीशन नेसेसरी फॉर रस्टिंग, तो क्या कोई अलग कहानी होगी? नहीं, सेम बात रहेगी, रस्टिंग कह लो या कोरोजन कह लो। अच्छा, अब मैं ये जानना चाहता हूं आप इसे बचाओगे कैसे? ऑब्वियसली बात है, पहले मुझे बताओ, रस्टिंग आपको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है? बुरी लग रही है। कौन चाहता है कि भाई नहीं आई हुई चीज पुरानी लगे, डल हो जाए? हम तो नहीं चाहते रस्टिंग हो, कोरोजन हो। तो अब हमारा टारगेट है उसे बचाना है। तो बचाने के लिए हम क्या करते हैं? मान लो हम एक नया वाटर कूलर खरीद लाए, तो सबसे पहले क्या किया जाता है लाने के बाद? ऑयलिंग करते हो कूलर पे। तुमने तो पढ़ लिया। नहीं, गेट लगते हैं, नहीं तो गेट के ऊपर क्या किया जाता है? पेंट। एक पेंट करते हैं। पेंट क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल लॉजिक है। ये मेरा आयरन का आर्टिकल है या ये मेरा कोई भी आर्टिकल है, मैं इसको बचाना चाहता हूँ। किससे बचाना चाहता हूँ? कोरोजन से बचाना चाहता हूँ गाइस। तो मैंने कहा कि कोरोजन कब होगा? जब ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा, जब ये एयर के ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने ना पेंट करके ना इसके ऊपर एक लेयर बना दी पहले से ही। अब वो लेयर बन गई ऐसे। क्या ये वाटर के कांटेक्ट में आएगा? नहीं। क्या ये ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आएगा? नहीं। लेयर बन गई, कांटेक्ट में नहीं आएगा। तो पहला तरीका क्या है? बाय पेंटिंग द सरफेस ऑफ आयरन, कि आयरन के सरफेस को क्या कर दो? पेंट कर दो। कोई प्रॉब्लम लग रही है? नहीं। दूसरा, काफी बार आपने देखा होगा जो लॉक्स होते हैं वो जैम हो जाते हैं, ठीक है, काफी बार कोशिश करें नहीं खुल रहे। क्यों? द रीजन इज रस्टिंग, कोरोजन। तो उसे कम करने के लिए हम क्या करते हैं? ऑयल डालते हैं। पंखों में से आवाज आने लगती है, ठीक है, इसकी ग्रीजिंग करी जाती है। जो हम व्हीकल चलाते हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगती है, साइकिल के टायर में प्रॉब्लम आ रही है, तो वी यूज टू यूज ग्रीस। तो सेकंड प्रोसेस क्या है? बाय अप्लाइंग ऑयल एंड ग्रीस टू द एक्सपोज्ड पार्ट। जो पार्ट एक्सपोज है उनके ऊपर क्या लगा दो? या तो ऑयल लगा दो, क्या लगा दो? ग्रीस लगा दो। नेक्स्ट है मेकिंग अलॉय विद द कोरोजन रेजिस्टेंस मेटल्स। सब देख रहे हो, रस्टिंग बहुत कॉमन है, सबके आसपास सबने देखी होगी। घर में बर्तन होते हैं, वो तो पूरे दिन पानी में पड़े रहते हैं, उनमें तो जंग नहीं लग रहा। वो स्टील है, यानी कि जो स्टील है इट इज अ मटेरियल जिसमें जल्दी से रस्टिंग नहीं हो रही। तो वो क्या है? स्टील इज एन अलॉय। स्टील क्या है? एक अलॉय। अलॉय क्या होते हैं? अलॉय बताओ, आपने 9th क्लास में पढ़े हैं, मैंने पढ़ाए थे आपको। बिल्कुल, मिक्सचर ऑफ, एक ऐसा मिक्सचर जो किससे मिलकर बना हो? दो मेटल से, या ज्यादा भी हो सकते हैं, या फिर कम से कम एक मेटल और एक नॉन मेटल। तो उसे क्या कहा जाता है? अलॉय। जैसे स्टील इज एन अलॉय, तो आप अलॉय बनाओगे तो उसमें भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, डिपेंडिंग अपॉन उनके पास कैरेक्टरिस्टिक भी होनी चाहिए। जिन मटेरियल से, जिन मेटल से अलॉय बन रहा है उनके पास करोजन रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। तो मेकिंग अलॉय विद करोजन रेजिस्टेंस मेटल, अलॉय बना दो, ऐसे मटेरियल के साथ बना दो जिसमें करोजन नहीं होता है, ठीक है। ये तीन तो बड़े कॉमन फिनोमेना थे, हमने आसपास देखे। आपने देखा होगा देयर आर सर्टेन यूटेंसिल्स जिसके ऊपर ना एक ब्लैक कलर का कोटिंग चढ़ा हुआ होता है। सबके घर में ऐसे बर्तन होंगे। सिल्वर कलर तो हमें पता है, जो स्टील है दैट लुक लाइक सिल्वर और ग्रेइश इन कलर। लेकिन कुछ कंटेनर होते हैं जो ब्लैक कलर के होते हैं, उनके ऊपर जलने के बाद नहीं, जब मार्केट से खरीद के लाते हैं तभी ब्लैक होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर हम एक लेयर बना देते हैं। किस चीज की लेयर बना देते हैं? जिंक। जिंक जो है इट इज अ लेस रिएक्टिव मेटल, ठीक। तो ये जल्दी से इसके ऊपर कोरोजन नहीं होता क्योंकि बहुत कम रिएक्टिव है। तो हम क्या करते हैं? हम कोटिंग कर देते हैं जिंक की। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? गैल्वेनाइजेशन। सर मेरे मन में ना एक डाउट आया। क्या डाउट आया? आप कह रहे हो आप जिंक की कोटिंग कर रहे हो, सर किसी और एलिमेंट की कर लो, कुछ और, किसी और चीज की भी कर दो। मैंने कहा कर लो, एल्यूमिनियम की कर लो। बोलो, एल्यूमिनियम की कर लो।
Al की। एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव भी होता है, एल्यूमिनियम बड़ा शाइनी फिनिश भी देता है, एल्यूमिनियम उसकी लाइफ भी बढ़ा देगा। तो बिल्कुल आप ना एल्यूमिनियम की भी कोटिंग कर सकते हो। क्या ये हो जाएगा कलर? बिल्कुल हो जाएगा। वाह, एल्यूमिनियम की भी कर सकते हो। जब आप एल्यूमिनियम की कोटिंग करते हो उसको एक अलग नाम दे दिया हमने। क्या नाम दे दिया? एनोडाइजिंग। ठीक है, तो अगर जिंक की बना रहे हो तो गैल्वेनाइजेशन, एल्यूमिनियम की बना रहे हो तो एनोडाइजिंग। कोई प्रॉब्लम लग रही है? ठीक, ये 5 प्रोसेस है। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, डायरेक्ट लिख देना। कोई प्रॉब्लम? क्लियर है सबको? बढ़े आगे। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक दैट वी नीड टू डिस्कस इज रेंसिडिटी। हेडिंग ये रहा। पढ़ो जरा, डेफिनेशन पढ़ो। कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि आप लोग ने बिस्किट का पैकेट खोला, चिप्स का पैकेट खोला और छोड़ दिया 3-4 घंटे के लिए? क्या हो जाता है? सिल जाता है। कौन सिलता है? दर्जी। क्या हो जाता है? सील जाता है। थोड़ी बड़ी की मात्रा लगा लो। ठीक है, तो गाइज ऐसे फूड आइटम्स दैट कंसिस्ट ऑफ ऑयल एंड फैट, व्हेन दीज फूड आइटम्स आर एक्सपोज्ड टू द एनवायरनमेंट, तो इन आइटम्स में क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन। इस ऑक्सीडेशन की वजह से 2 चीजों पे इम्पैक्ट पड़ता है। पहला इम्पैक्ट पड़ता है इनके टेस्ट पर और दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है इनकी स्मेल पर। पहला इम्पैक्ट पड़ता है टेस्ट पर, दूसरा इम्पैक्ट पड़ता है स्मेल पर। तो हमने क्या कहा? बाय डेफिनेशन हमने कहा द ऑक्सीडेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इन फूड मटेरियल, कि फूड मटेरियल में जो ऑयल एंड फैट है उसका क्या हो जाए? ऑक्सीडेशन हो जाए, जिस वजह से रिजल्टिंग इन बैड स्मेलिंग कंपाउंड, जिस वजह से एक ऐसा कंपाउंड बने जिसकी स्मेल कैसी हो? बैड हो, विद अनएक्सेप्टेबल टेस्ट, और उसका टेस्ट भी क्या हो जाए? खराब हो जाए। दैट इज नोन एज रेंसिडिटी। उसे क्या कहा जाता है? रेंसिडिटी। बोलो, कोई प्रॉब्लम लग रही है तो? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब भाई ऑब्वियसली बात है, क्या चाहते हो? रेंसिडिटी हो या ना हो? ना हो। एप्पल को भी देखा होगा आपने, एप्पल जब काटते तो ऐसा होता है, थोड़ी देर आधे घंटे छोड़ दो तो कलर ऐसा होता है। अगेन द रीजन इज ऑक्सीडेशन। हाँ, एप्पल का कलर चेंज नहीं हो जाता। और नहीं, मोस्टली कलर चेंज नहीं हो रहा है, तो कलर प्लीज डू नॉट मेंशन कलर, लेकिन ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी। आप रेंसिडिटी किस किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हो, कैसे कैसे आप बचा सकते हो? तो रेंसिडिटी बचाने का एक तरीका क्या है? बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। एक बात बताओ, मैं घर में जूस बनाता हूँ और मैं 2 घंटे बाद पीने के लिए बोलता हूँ तो मेरी मदर ना मेरे को मना कर देती है। मेरी मदर कहती है अब नहीं पीना है, खराब हो गया। ठीक है, रियल जूस आता है बाहर से, वो पड़ा रहता है 10-10 दिन, वो खुशी से डाल के पिलाती हैं। अब उनके जूस में ऐसा क्या है जो मेरे जूस में नहीं है? प्रिजर्वेटिव्स डाले हुए हैं। ठीक है, इसी तरीके से एंटीऑक्सीडेंट डाले जाते हैं। जैसे वायरस है, वायरस का अपोजिट जो वायरस को किल कर रहा है दैट इज एंटीवायरस। ठीक है, ऐसे ही ऑक्सीडेशन को खत्म करने के लिए क्या होगा? एंटीऑक्सीडेंट्स। तो एंटीऑक्सीडेंट डाल दो। या फिर मैंने अब एक भाई बिस्किट का पैकेट खोल लिया, मैं चाहता हूँ बिस्किट अब खराब ना हो, तो क्या करते हैं? एक एयर टाइट कंटेनर में रख देते हैं। ठीक है, तो वैक्यूम पैकिंग कर दो। वैक्यूम पैकिंग मतलब जो भी एयर है उस एयर को वहां से क्या करो? पुल आउट कर उसे
पैक कर दो, या फिर मिल्क है, जनरली दूध जो है गर्मियों के समय बाहर रखते तो खराब हो जाता है, ठीक है, स्पॉइल हो जाता है, तो किस में रख देते हैं, फ्रिज में। फूड आइटम्स को भी फ्रिज में रखा जाता है, तो रेफ्रिजरेशन कर दो तो भी बेटर रहेगा, ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। आप बार बार ब्लेम करते होगे चिप्स वालों को कि भाई जितने तो चिप्स नहीं है उससे ज़्यादा ना उसमें हवा भर रखी है। हवा भरना ना उनका कोई शौक नहीं है, ठीक है, बट द रीज़न इज आपके पास चिप्स सप्लाई करने हैं। अगर वो नॉर्मली पैक कर देते तो उसके अंदर क्या जाता है, एयर। एयर कंसिस्ट ऑफ 21% ऑक्सीजन, सही बात है, 21% ऑक्सीजन होती है। अब अगर ऑक्सीजन चली गई तो चिप्स के पैकेट खोलने से पहले अंदर क्या हो चुका है, ऑक्सीडेशन, चिप्स खराब निकलेंगे। तो क्या वो एयर को भरना ठीक है, नहीं, तो वो एयर की जगह वहां पर क्या भर देते हैं, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है इट इज एन इनएक्टिव गैस, ये जल्दी से रिएक्ट नहीं करती, तो दैट्स वाई नाइट्रोजन जो है उसके अंदर भरी जाती है। अब है देखो, देर आर अदर इनएक्टिव गैसेस एज वेल, मगर नाइट्रोजन जो है फूड के टेस्ट को और किसी और तरीके का हार्मफुल इम्पैक्ट उस पर नहीं डालती, इस वजह नाइट्रोजन भर देते हैं, ठीक है। अब किसी के मन में ऐसा डाउट नहीं आ रहा सर एयर भरने की जरूरत ही क्या है, नहीं आ रहा, ओके, तो नहीं बताते। तो रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन, एयर को नाइट्रोजन से रिप्लेस करना इज ऑल्सो अ प्रिवेंशन ऑफ रेंसिडिटी, इस तरीके से रेंसिडिटी को बचाया जा सकता है। विद बोथ दिस टॉपिक वी आर डन विद द चैप्टर। अगर किसी के मन में कोई डाउट है तो बताओ। अभी तो मैंने तुमसे पूछा, तुमने बोला नहीं है डाउट। अगर एयर नहीं भरोगे, मान लो चिप्स को पैकेट के अंदर डाला और सारी एयर निकाल दी, पिचका के भेज दिया, जब वो ट्रांसपोर्ट करोगे तो सारे चिप्स दब दब के टूटने जाएंगे, तो दबे ना, इसलिए उसके अंदर एयर तो भरनी जरूरी है, ठीक है, गैस भरनी जरूरी है, तो नाइट्रोजन गैस भर, यस, मतलब रिप्लेस, मतलब ऑब्वियसली बात है, आप नाइट्रोजन फ्लश करोगे उसके अंदर तो एयर क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी, सिंपल। नाइट्रोजन डाली और ऊपर मशीन है, मशीन पैक कर देती है। जितने ज्यादा एयर होगा चिप्स उतना सेफ आएगा, कम एयर होगी तो टूटते टूटते पहुंचेंगे तुम्हारे तक। हाँ ये करने ना। अच्छा इससे पहले ना एक रिएक्शन थी, वो रिएक्शन देखो जरा बैलेंसिंग के लिए। द रिएक्शन वाज C4H10 plus O2 gives you CO2 plus H2। इसको बैलेंस करना है, ले लो 1 मिनट ले लो, कर दो बैलेंस। नहीं हो पा रहा है, एनसीईआरटी लाइव हो गया बैलेंस, वेरी नाइस। हो गया, ओके गुड।
हाँ इसको भी बैलेंस करो, देखो ज़रा। हाँ बताओ जिनका हो गया है वो बताओ ज़रा, फर्स्ट का आंसर क्या आ रहा है? 13, 4 और 5। ऑक्सीजन चेक करना। 5 1 जा 5, 4 2 जा 8, 8 और 5 13, 8 और 5 13, 13 2 जा 26। गलत हो गया, महा गलत हो गया, बट दैट वाज क्लोज। आपको तो तरीका ढूंढना है। चलो मैं करवाता हूँ आप देखो जरा। सबसे पहले ना मैंने कहा हाइड्रोजन देखो जरा, यहाँ पे हाइड्रोजन 10 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो मैंने कहा इस 2 को 10 बनाने के लिए आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 5 से। तो बड़ा सॉर्टेड लग रहा है, लेकिन गाइस मुझे एक बात बताओ, अगर 5 से करूंगा तो 5 1 जा 5, ऑक्सीजन का नंबर रहेगा ऑड। क्या रहेगा? ऑड। क्या ये 2 को ऑड नंबर में कन्वर्ट कर पाओगे? नहीं, तो मुझे चाहिए इवन। इसको इवन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। किससे करना पड़ेगा? 2 से। एक 5 तो है ही और एक 2 भी डिमांड में आने वाला है आगे, तो डायरेक्ट किससे मल्टीप्लाई करो? 10 से। तो अगर इन शॉर्ट में आपको बताऊं, आपको क्या करना पड़ेगा? हाँ स्टोर में लो दिया। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ना जो ये राइट साइड में वाटर है, आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे? 10 से। द रीजन इज वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी वेरी बेसिक कि आप क्या चाहते हो, यू वांट हाइड्रोजन भी बैलेंस हो पाए और ऑक्सीजन जो है ऑड की जगह कैसा हो जाए? इवन हो जाए। ठीक, अब हाइड्रोजन कितना होगा? 10 2 जा 20, लेकिन यहाँ तो 10 है तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। बोलो हाइड्रोजन बैलेंस्ड। 10 2 जा 20, 10 2 जा 20। नाउ टॉकिंग अबाउट कार्बन, कितने कार्बन है? 4 2 जा 8, यहाँ कितने हैं? 1। 1 को 8 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 8। अब टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन देखो 10 और 8 2 जा 16, 10 प्लस 16 कितना हो गया? 26। 2 को 26 बनाने के लिए किससे? 30, तो ये 30। नीचे वाली करो बैलेंस। सो कैन वी से कि बैलेंसिंग कुछ इक्वेशंस के लिए बहुत इजी है और कुछ इक्वेशंस के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा चलो कोशिश करते हैं ना, कोशिश करना तो हमारा हक है। सबसे पहले बोलो किसको बैलेंस करने का मन है तुम्हारे? सबसे पहले ऑक्सीजन को करना चाहते हो? एन को करते बैलेंस। चलो पहले एन को बैलेंस कर लेते हैं। मैंने कहा भाई देखो पी भी यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, बैलेंस था। मैंने कहा एन यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ कितना है? 1। मैंने कहा यहाँ लगा दिया 2, यहाँ लगा दिया 2, एन बैलेंस हो गया। अब मैंने कहा अब किसको बैलेंस करना है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं? 3 2 जा 6, यहाँ कितने हैं? 2 2 2 जा 4, 4 और 2 कितने हो गए? 6, 6 और 1 7। पहली बात 1 आ गया, कैसा नंबर आया? ऑड। लेकिन मुझे कैसा चाहिए? इवन। इस ऑड को इवन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। मैंने ये 2 लगा दिया यहाँ पे, लेकिन 2 लगाते ही ना चीजें गड़बड़ा गई, क्योंकि 2 लगाते ही क्या अनबैलेंस हो गया? पीबी। अब पीबी को बैलेंस करना है तो यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा? 2। अब 2 लगा दिया, पीबी बैलेंस हुआ, फिर क्या अनबैलेंस हो गया? नाइट्रोजन। मैंने कहा देखो नाइट्रोजन यहाँ कितना है? 2 2 2 जा 4, यहाँ कितना है? 2। तो ये 2 यहाँ से मैंने रिमूव कर दिया और क्या लगा दिया? 4। अब चेक करो
Pb बैलेंस्ड, नाइट्रोजन 2 2 2 4 बैलेंस, ऑक्सीजन चेक करो 3 2 6 6 2 12, यहाँ चेक करो 2, 12 में से 2 क्या कितनी बची 10, 4 2 8, 10 में से 8 क्या कितनी बची 2, 2 1 2, हो गई बैलेंस। तो दिस इज द बैलेंस इक्वेशन। दो थोड़ी सी अलग इक्वेशंस थी तो देख लो इन्हें आराम से। नाउ वी कैन मूव टू द क्वेश्चंस। किसी के मन में डाउट आ रहा है तो बताओ, मुश्किल लग रही है? नहीं समझ? आपने बैलेंसिंग सीखा था? बैलेंसिंग नहीं सीखा है ना? ठीक है, कल जब भी बच्चे टेस्ट के लिए आएंगे तो आपको मैं पीछे का जो टॉपिक है बैलेंसिंग एंड ऑल वो सब सिखा दूंगा। आपका भी नहीं हो रखा है, और किसका छूटा है बैलेंसिंग वगैरह वाला टॉपिक? अर्जुन का। बाकी सबका सारा हो रखा है, राइट? ठीक है, तो आप तीनों कल टेस्ट नहीं दोगे, बाकी सब टेस्ट देंगे। टेस्ट का टाइमिंग बता दो क्या रखना है? शाम को रख लें, 5 बजे रख दें? ठीक है, 5 से 6। और अब मंथली टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। 5 तारीख हो रही है आज, है ना? तो पढ़ो। चलिए देखे फर्स्ट क्वेश्चन। अरे बस इधर देखो भाई, कह रहा है कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरसली विद वाटर। कैल्शियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ बहुत विगरसली, मतलब बहुत जल्दी से बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज करते हुए रिएक्ट करता है टू प्रोड्यूस लेग लाइन। ये रिएक्शन सबने पढ़ी है। क्या ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? यस। क्या ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है? यस, क्योंकि इस समय बहुत क्या रिलीज होती है? हीट। मुझे बताओ ये रिएक्शन किस चीज में यूज करी जाती है? वाइट वॉशिंग। वेरी गुड। ठीक है, तो ये दोनों है। क्या एंडोथर्मिक है? नहीं। क्या ऑक्सीडेशन है? नहीं, ऑक्सीजन थोड़ा ना ऐड हो रही है। नहीं। तो ए एंड बी यानी ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। कह रहा है इन विच ऑफ द फ्लोइंग द आइडेंटिटी ऑफ इनिशियल सब्सटेंस रिमेन्स अनचेंज। गाइस अनचेंज यानी आइडेंटिटी चेंज नहीं हुई। चेंज नहीं हुई तो फिजिकल चेंज है केमिकल चेंज है? फिजिकल। केमिकल में तो न्यू सब्सटेंस बनता है, लेकिन इधर प्रॉपर्टी है। आपको बताना है इनमें से फिजिकल चेंज कौन सा है? कर्डलिंग ऑफ दही, मिल्क। दही जमा रहे हो, क्या ये एक फिजिकल चेंज है? नहीं। क्या रिवर्स कर सकते हो? दही जमने के बाद मिल्क बनेगा? नहीं। अब ये सेकंड को छोड़ो। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स। ग्रेप्स को आपने फर्मेंट कर दिया। फर्मेंट करने का मतलब ये मान लो काइंड ऑफ सड़ा दिया, ठीक है, तो क्या वापस से इससे सही बनेंगे? नहीं। डाइजेशन ऑफ फूड, फूड डाइजेस्ट हो गया, वापस से क्या ऑब्टेन हो सकता है? नहीं। ये जो टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन थोड़ा सा मैंने समझाने की कोशिश करी थी। जैसे शुगर है, ठीक है, शुगर के क्रिस्टल भी कभी ना कभी बनाए गए हैं। या मैं बात करूं, अगर हम जैसे चैप्टर 2 में आ गए क्रिस्टलाइजेशन वाला टॉपिक, हम कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल लेंगे, इसका कलर क्या होता है? ब्लू। आप इसे हीट करोगे ना तो ये ब्लू से किस में कन्वर्ट हो जाएगा? व्हाइट में। व्हाइट के अंदर वापस से वाटर डालोगे तो फिर कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। यानी इस प्रोसेस को क्या किया जा सकता है? रिवर्स किया जा सकता है। तो ये कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज है तो इसकी प्रॉपर्टी कैसी रहेगी? अनचेंज। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, याद रखना पड़ेगा। बाकी सारे केमिकल चेंज है तीनों के तीनों। ये बी वाला कैसा चेंज है? फिजिकल चेंज। क्रिस्टलाइजेशन को लेकर ज्यादा परेशान नहीं होना, चैप्टर 2 का टॉपिक है। देखो एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है, जिस क्वेश्चन में ए बी एक्स वाई जेड आ रहे हो एग्जामिनर उसे पकड़ के बैठता है। क्या कह रहा है? अ कंपाउंड ए इज यूज्ड इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। याद रखना, वो बोल दे सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग, वो बोल दे व्हाइट वॉशिंग, सेम मटेरियल यूज होता है। व्हाइट वॉशिंग के लिए कौन सा मटेरियल यूज किया था हमने? CaO। तो ये क्या है? CaO। When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and form a compound B। तो जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हो कौन क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये रिएक्शन होगी और बहुत ज्यादा क्या रिलीज होती है? हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो पहले क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई ए एंड बी। तो आप बोलोगे ए क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड, और बी क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कह रहा है राइट अ केमिकल इक्वेशन ऑफ रिएक्शन ऑफ ए विद वाटर। ए की वाटर के साथ केमिकल रिएक्शन भी हमने लिख दी। फिर क्या कह रहा है? लिस्ट 2 टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच 2 टाइप्स ऑफ, हाँ ये बताओ कौन कौन से 2 टाइप की रिएक्शन है? ये बिल्कुल ये पहले तो पढ़ा था,
यही तो है, यही तो रिएक्शन है। कैसी है? कॉम्बिनेशन और साथ में कैसी है? एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन है एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट कह रहा मेंशन द रीजन ऑफ कलर चेंज। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। आपसे कलर चेंज कौन सा हुआ ये नहीं पूछा है, आपसे पूछा है रीजन बताओ कि कलर चेंज क्यों हो रहा है। सिल्वर क्लोराइड इज एक्सपोज टू सनलाइट। आप ही बताओ। अरे रुक जाओ भाई, पूछने दो वन बाय वन। आप बताओ कलर चेंज क्यों हो रहा है। अब ऑनेस्टली बताओ, घर जाकर पढ़ा था? क्यों नहीं पढ़ा? बताओ बताओ। अगर ये मेहनत शुरुआत से नहीं होगी ना तो आखिरी में कुछ भी नहीं बचेगा। आपके लिए इतनी मेहनत करी जा रही है, ये वीडियोस रिकॉर्ड करी जा रही है कि कोई टॉपिक अगर डिफिकल्ट लगे घर जाकर देख लो। उसके बाद अगर ये बिहेवियर रहेगा कैसे चलेगा आप बताइए। सेम सिनेरियो पढ़ा घर जाके। बोलो कि वो आप ये सब मत लिखना डार्क कलर कंटेनर एंड ऑल। सीधा सवाल पूछा आपसे कि मेंशन द रीजन, तो आप बोलोगे ड्यू टू किस वजह से होगा, क्या हो जाएगा इसके अंदर, कौन सा डिकम्पोजिशन? फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट क्या कह रहा है? कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। चैप्टर में डिस्कस नहीं करी, यहाँ डिस्कस हो रही है तो ध्यान से देखना, बहुत 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 ध्यान से देखना। देखिए कॉपर Cu उधर ही लिख देंगे, बाद में लगेगा नीचे के नाम। शेयर कर, नहीं ग्रुप में तो शेयर नहीं कर सकता है, वेरी सॉरी। नोट्स भी तो है इसमें। Cu तुम्हें इसमें दिख जाएगी, वीडियो में देख लेना घर जाके आराम से। ठीक है, फोटो खींच के भेज देंगे। कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Cu प्लस O2 गिव्स यू CuO। याद रखना है कॉपर का कलर कैसा होता है? ब्राउन। कैसा कलर होता है? ब्राउन। ब्राउन क्या तो ये रेडिश ब्राउन। और कॉपर ऑक्साइड का कलर याद रखना कैसा होता है? ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक। इसके ऊपर एक सेपरेट क्वेश्चन आएगा, चाहे लिख लो ना कहीं पर, अगर हमारे पास जगह है कहीं लिख लो। लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो। अ ब्राउन कलर्ड एलिमेंट X on heating in presence of air turns black in color. Identify X and brown black colored compound. तो याद रखना है ब्राउन कलर का कंपाउंड X है तो वो क्या होगा? कॉपर। ठीक है, और कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या आता है? CuO विच इज ब्लैक इन कलर। और ये कौन से कलर का होता है? ब्राउन। लिख लो। किस चीज का रीजन? हाँ अभी बता रहा हूँ। वैसे बहुत स्पेसिफिक रीजन है क्योंकि वो क्या बना रहा है? कॉपर ऑक्साइड विच इज ब्लैक इन कलर। तो दिस इज द रीजन। नहीं, कोई टाइप ऑफ रिएक्शन है। Although this is combination and oxidation both, but you don't have to mention the type of reaction over there. Done with writing? अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन। क्या कह रहे हैं? कॉपर पाउडर इज स्ट्रांगली हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। आप लिखोगे, आपसे पूछा रीजन ऑफ कलर चेंज, तो आप यहाँ पे एक रीजन क्या बताओगे? फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक कलर कॉपर ऑक्साइड। आप बताओगे क्योंकि कौन सा ब्लैक कलर का क्या बन रहा है? कॉपर ऑक्साइड, इसलिए उसमें क्या हो रहा है? कलर
चेंज हो रहा है। अ पीस ऑफ जिंक इज ड्रॉप्ड इन कॉपर सल्फेट। अब बोलो सर हमने तो ये पढ़ा ही नहीं है, लेकिन गाइस एक बात बताओ ना, अ पीस ऑफ जिंक, जिंक का पीस है मतलब क्या है, Zn, और किस में डाल रहे हो, CuSO4। बोलो कौन से टाइप की रिएक्शन हो सकती है इसमें, डीकंपोजिशन होगी इसके अंदर, डिस्प्लेसमेंट। बोलो क्या बनाएगा, ZnSO4 प्लस Cu। तो रीजन क्या लिखोगे, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। थोड़ा सा एक्सप्लेन करके लिखना, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिंक सल्फेट इज फॉर्म, सो द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट वैनिशेस। फिफ्थ देखो जरा, ये मेरा तो फेवरेट है, मेरा पर्सनल बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है। लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन is added to a test tube containing potassium iodide। ये याद है नहीं, तुम तो रुक जाना क्लास के बाद, तुम्हें समझाना पड़ेगा अलग से। हो जाएगा ये क्वेश्चन, सबको पता है। दिस इज फ्रॉम विच एक्टिविटी, एक्टिविटी 1.2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो लास्ट क्लास में डिस्कस किया था या उससे पहले, श्योर लास्ट क्लास में करा होगा। फिर कह रहा है आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन द फ्लोइंग केसेस एंड राइट द बैलेंस इक्वेशन। आपको टाइप ऑफ रिएक्शन बतानी है और बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। अगेन यू हैव टू डू इट इन योर होमवर्क, याद रखना होमवर्क में करोगे, ठीक है। आपको पहली क्लास में सिखा दिया था कैसे जिंक रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट के साथ। तो क्या बनाएगा, जिंक नाइट्रेट बनाएगा। किसी को लगे सर मैं नहीं कर पाऊंगा तो वो देख लो बस, बाकी घर पर ही ट्राई करना। जिंक सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का फॉर्मूला क्या होता है Ag, चार्ज क्या होता है +1, नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है NO3, हाँ नाइट्रेट है भाई, NO3, चार्ज कितना होता है -1। तो AgNO3 जब रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, ये बनाएगा Zn NO3 का ट्वाइस और साथ में क्या रिलीज होगा Ag। और ये पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट, बार बार चिक चिक के बोल रहा हूँ कि ये रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट सेम रिएक्शन आ जाएगी। 7th क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या रहा है 2 ग्राम ऑफ फेरस सल्फेट क्रिस्टल आर हीटेड इन अ बॉइलिंग ट्यूब। फेरस सल्फेट FeSO4 को आप हीट कर रहे हो, बोलो क्या बनेगा, ओके हाँ SO3। क्या रहा लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशन, याद है ये 2 ऑब्जर्वेशन पे मैंने बड़ा फोकस किया था। पहले बताओ क्या इसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन, दिस ब्लू ग्रीन कलर चेंजेस टू ब्राउन, ओके। और इरिटेटिंग एंड पंजेंट स्मेल। कह रहा है नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, थर्मल डीकंपोजिशन, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, यहाँ पे 2 लग जाएगा बैलेंस करने के लिए। कैन वी मूव फर्दर, अच्छा एक क्वेश्चन बताओ, विल इट बी करेक्ट if I say that decomposition reactions are opposite of combination reaction, कि जो decomposition reaction होती है combination की क्या होती है opposite, yes, why, because in combination 2 or more substance are reacting together to form a single product, but in decomposition a single substance is break down into 2 or more substance। इनके एग्जाम्पल भी लिख देंगे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ गया तो। कह रहा है decomposition reaction require energy either in the form of heat, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। हमें बताया है डीकंपोजिशन को एनर्जी चाहिए किस फॉर्म में, या तो हीट में या लाइट में या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कह रहा है राइट 1 इक्वेशन ऑफ ऑल, आपको सबका एक एक एग्जांपल देना है, एक जो थर्मल डीकंपोजिशन हो, ये रही थर्मल डीकंपोजिशन, एक जो फोटोलिटिक हो, एक जो इलेक्ट्रोलिटिक हो जाएगा, ठीक। रिडक्शन रिएक्शन,
सबको पता रिडक्शन क्या होता है? बिल्कुल, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों को आपको क्या करना है इसमें? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूसिंग एजेंट और रिड्यूस सब्सटेंस बताने हैं, घर पे करोगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कैन अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बी रेडॉक्स रिएक्शन? क्या एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन हो सकती है? आपको ढूंढ के लाना है, फाइंड करो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक ऐसी रिएक्शन मैं ढूंढ दूं जो दोनों हो, जो रेडॉक्स भी हो और साथ में कैसी हो? डिस्प्लेसमेंट भी हो। ढूंढ लेना, मिल जाएगी। एक एग्जांपल के बताना है, ठीक है? ये आपने अभी नहीं पढ़ा, ये आपको नहीं पढ़ाया गया, इसको छोड़ देना, ये चैप्टर 2 में पढ़ोगे आप। रस्टिंग ऑफ आयरन, ये आपको पता होगा, आज ही हमने डिस्कस किया है। क्या कह रहा है? व्हाट हैपन व्हेन अ फूड मटेरियल कंटेनिंग फैट एंड ऑयल आर लेफ्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम? अगर लंबे टाइम के लिए छोड़ देंगे तो रेंसिडिटी। क्या है? लिस्ट 2 ऑब्जर्वेबल चेंजेस, 2 चेंजेस बताओ क्या क्या हो रहे थे? टेस्ट और स्मेल। फिर कह रहा है सजेस्ट 3 ways बाय विच द फिनोमेना कैन बी प्रिवेंटेड। 3 तरीके आपको इतने सारे पड़े थे। एंटीऑक्सीडेंट डाल दो, फ्रिज में रख दो, वैक्यूम पैकिंग कर दो, रिप्लेस एयर बाय नाइट्रोजन कर दो। कह रहा है व्हाई इज रेस्पिरेशन कंसीडर एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन? रेस्पिरेशन क्यों होती है? रेस्पिरेशन के टाइम पर हमारी बॉडी में क्या फॉर्म होती है? एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो दैट्स व्हाई इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कह रहा है व्हाई राइट केमिकल नेम एंड द फॉर्मूला ऑफ ब्राउन कलर्ड गैस फॉर्म ड्यूरिंग थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ लेड नाइट्रेट, अगेन याद कर लेना इसको भी। ये लेड नाइट्रेट है, आप हीट दे रहे हो, ब्रेक हो रहा, तो क्या रहा? थर्मल डिकम्पोजिशन। तो गैस बन रही है, कौन से कलर की गैस बन रही है? ब्राउन कलर। याद रखोगे कि कौन से, वो ब्राउन कलर की गैस कौन सी गैस है? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। लिखो, अभी लिखो, इसके नीचे लिखो, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कलर क्या होता है? ब्राउन। अगला पार्ट भी है इसका, है क्या? क्या मुझे लगा होगा। हाँ, क्यों फ्लश करते हैं उसमें नाइट्रोजन? द रीजन इज टू प्रिवेंट रेंसिडिटी। और कुछ है? आगे सिर्फ खाली पेज है। ये खाली पेज तुम्हें भी मिला है क्या? ठीक है, इस खाली पेज पर ही इनके आंसर्स लिखोगे ताकि जो भी आपके डाटा है वो एक ही जगह इंटैक्ट रहे। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है कि आपको पता होना चाहिए वो इसी में रखना। और इन नोट्स के लिए कोई फाइल परचेज कर लो, उस फाइल के अंदर सभी नोट्स को प्रिवेंट करके रखना है। जैसे हम रेंसिडिटी प्रिवेंट करते हो वैसे नोट्स को भी प्रिवेंट करना है। ऐसा ना हो कि रेंसिडिटी प्रिवेंट करते करते नोट्स उड़ जाए और साल के एंड में ना मिले। नहीं, नाइट्रोजन में मत रखियो, इसमें ऑयल और फैट नहीं है, तो तुम ऐसे रख सकते हो। ठीक है, हो गया चैप्टर।